ठीक है, सेकंड प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है, सबसे पहला लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, नोट करिए इसको, लिखिए लिखिए राज्यों की परिषद को, लिखिए राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है, राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, राज्यों की अगर हम लोग परिषद की अगर बात करते हैं तो देखिए, राज्यों की परिषद को शाब्दिक रूप से हम लोग यहां पे राज्यसभा के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है भाई, राज्यसभा के रूप में जानते हैं, ठीक। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, राज्यसभा सही हो जाएगा, ठीक है, ना कि हाई कोर्ट, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे, ठीक। अब देखो, राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें, समझना ध्यान से, ठीक है, राज्यसभा की अगर बात करें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में है भाई, 80 में, ठीक है, 80 में क्या है, राज्यसभा है। बाकी देखिएगा, आप लोग वैसे जानते ही हैं हमारे संविधान में संसद के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि संसद को या संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, है ना। संसद के लिए एक अनुच्छेद बताया गया है आप लोगों को 79 कहता है कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनेगी, ठीक। पहली कौन सी होगी, लोकसभा, दूसरी होगी राज्यसभा, और तीसरा कौन सा व्यक्ति होगा, ये राष्ट्रपति होगा, है ना। तो ये तीनों व्यक्ति ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, इधर आएंगे तो इधर हमको क्या मिलेगा, अनुच्छेद 81 में हमको क्या पढ़ना है, लोकसभा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा के चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन से लोग भाग लेते हैं, देखिएगा, विधानसभा में जो लोग नामित होते हैं तो इसमें क्या होते हैं, इनका चुनाव जो होता है वो विधान सभाओं के, है ना, निर्वाचित, है ना, वह मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हमको यहां से ये समझ में आ गई कि राज्य के विधानसभाओं को कौन चुनता है, हम लोग चुनते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग इनको चुनते हैं, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग जब इनको चुनते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग टू होता क्या है, यहां पे समझिएगा, जैसे इनको हम लोग चुन लेते हैं तो इनको चुनने के बाद में क्या है कि विधानसभाओं के सदस्यों को तो हम लोग चुनते हैं, मतलब विधानसभाओं का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं राज्यसभा का चुनाव कैसा होता है, तो राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ये भी पेपर में एक प्रश्न पूछ लेता है इस तरीके से, ठीक है, कि प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है। उसके बाद देखिएगा, लोकसभा में सदस्यों की मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए भाई, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है भाई, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की जो बनने की जो आयु होती है वो कितनी होती है भाई, 30 वर्ष होती है ना। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भाई, कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति के बनने की जो आयु होती है आप लोग जानते ही हैं, इसकी जो बनने की उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है ना। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति जो होता है वो कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख, इसके बनने की भी आयु जो होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष होती है ना। तो राज्यों की परिषद के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, किसको, राज्यसभा को। इसके अलावा देखिएगा, जब हम लोग पढ़ते हैं यहीं पर अनुसूचियां जब पढ़ते हैं तो अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं 4, ठीक है। अनुसूची चौथी क्या कहती है, कहती है कि राज्यसभा के लिए, है ना, राज्यसभा के लिए, है ना, सीटों का आवंटन है, इस पे सीटों का राज्यवार आवंटन है ना, राज्यवार आवंटन है इस पे, ठीक है। तो देखो, राज्यसभा का उल्लेख भी कहां मिल जाता है हमको, ठीक है, अनुसूची 4 में मिल जाता है। इसके अलावा देखो, राज्यसभा को 2 विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार देता है। एक अनुच्छेद है 249, है ना, और एक है अनुच्छेद 312, है ना। इन 2 आर्टिकल पर यह विशेष कानून भी बनाता है, 249 पे और 312 पे,
ठीक है, तो ये भी दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अखिल भारतीय, यहां पर क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार दिया गया इसको, अखिल भारतीय, है ना, सेवाओं के सृजन, है ना, करने का अधिकार दिया गया इसको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, लिखो जल्दी से। बाकी लगभग हमें लगता है लिखा तो होगा ही सबके पास में, है ना, आगे ही बढ़ा जा सीधे डायरेक्ट, क्या मतलब है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन भाई, पूछा 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1857 के टाइम पे जब हम लोग इंडियन मैप पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इस समय के टाइम पे हमारे पास 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। एक यहां पर हमारी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, दूसरी प्रेसिडेंसी का नाम यहां वाली बेल्ट पर हमने दिया था, इसको हम लोगों ने नाम दिया था बंगाल प्रेसिडेंसी, है ना। और यहां पर हम लोगों ने एक प्रेसिडेंसी थी जिसका हम लोगों ने नाम दिया था क्या भाई, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में जो मेन एरिया था वो था कलकत्ता, है ना, कलकत्ता हम कह सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो देखो 1857 में तीनों जगह पर विश्वविद्यालय बनाए गए थे, कलकत्ता में बनाया गया, मद्रास में बनाया गया और बंबई में बनाया गया, तीनों जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका मतलब हमको यह चीज तो यहां समझ में आई कि 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने थे। कौन कौन से 3 विश्वविद्यालय बने थे, एक कलकत्ता विश्वविद्यालय बना था, एक मद्रास विश्वविद्यालय बना था, तो बंबई विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, अब देखो यहां से हमको एक बात यह पता चली कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन में इसमें क्या दिया है, इलाहाबाद, इलाहाबाद तो होगा नहीं, है ना, पंजाब होगा नहीं, बुंदेलखंड होगा नहीं, ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, बंबई विश्वविद्यालय। क्लियर बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा विश्वविद्यालयों की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, अगर यहां से पूछ लेगा कि यूपी का, है ना, यूपी का सबसे, है ना, पहला विश्वविद्यालय है ये, है ना, यूपी का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, समझिएगा 1887 में। कब हुई थी भाई, 1887 में। करने वाला व्यक्ति कौन था इसकी स्थापना, बहुत बढ़िया बेटा, विलियम मुइर, है ना, विलियम मुइर ने इसकी स्थापना की थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बाकी देखो अगले अगर नेक्स्ट विश्वविद्यालय की हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा होगा, सर सैयद, है ना, अहमद खां, अहमद खां, है ना। इन्होंने बेटा अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, इनके समय क्या बना था भाई, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। कब बना था, 1920 में बना। ठीक है, उसके बाद देखिए एक विश्वविद्यालय और हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना बेटा होती है 1916 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है बनारस विश्वविद्यालय की, 1916 में होती है। अब 1916 में जब इसकी स्थापना होती है तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति होते हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो होते हैं, अब देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाले कॉन्सेप्ट से यूपी पुलिस के पेपर में एक प्रश्न बनाया था, है ना, पूछा था मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से की थी, है ना। तो किसके सहयोग से की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। इसमें जो सहयोग प्रदान किया था इनको, वो सहयोग प्रदान किया था एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। तो यहां से ये हमारा प्रश्न ओके हो जाएगा एकदम। क्लियर बात, तो उसको नोट कर लीजिएगा भाई जल्दी से। मेहनत करिए सभी लोग बराबर। ठीक है, ये केवल कॉन्सेप्ट देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है उसी लेवल पे रख करके तैयारी करिए। एक बार आपको पता भी होगा एसएससी जीडी की मेरिट कितनी हाई चली गई है।
ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई भी अच्छी चाहिए आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो। आगे बढ़े। थोड़ा स्पीड में नोट किया करो भाई। बढ़ा जाए आगे, हो गया। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, इतिहास का प्रश्न अगला पूछ लिया है ना, एकदम इजी प्रश्न है ये। ठीक है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिएगा इसमें शुंग वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था भाई, पुष्यमित्र शुंग नाम था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। और देखो पुराने राजवंशों की अगर हम लोग बात करें तो पुराने राजवंशों में से प्रमुख जो राजवंश हमारे हैं वो प्रमुख 6 हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला आपको मिलेगा हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पुराना है ये, हर्यक वंश यानी सबसे पहला है हर्यक वंश। इसको हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, पितृहंता वंश भी कहा जाता है इसको, है ना। और इस वंश की जो स्थापना करने वाला था वो कौन था भाई, बिंबिसार था। कौन था भाई, बिंबिसार था। तो यहां से पढ़ लीजिएगा। दूसरा बनेगा, है ना, शिशुनाग वंश। कौन बनेगा, शिशुनाग वंश आएगा, है ना। उसके बाद अगला जो वंश आएगा वो कौन सा आएगा भाई, बताओ भाई, नंद वंश आएगा, नंद वंश आएगा। उसके बाद कौन सा वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश के बाद कौन आएगा भाई, शुंग वंश आएगा, शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बाद कौन सा आएगा, कर्ण वंश आएगा। तो ये इस तरीके से प्राचीन 6 राजवंश हैं जिनके बारे में हमको इतिहास में पढ़ना है। ठीक है, जानना है। और इसी में से पेपर में पूछेगा इसका संस्थापक कौन था, अंतिम शासक कौन था। अभी जैसे आप लोग एसएससी का पेपर देंगे तो एसएससी के पेपर में यहां से ही प्रश्न आए थे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे का नाम क्या था भाई, है ना, बिंदुसार था। बिंदुसार के बाद में इसके बेटे का नाम क्या था भाई, अशोक नाम था। तो ये पेपर में पूछा था इस तरीके से कि अशोक के पिता का नाम क्या था, है ना। ये इस तरीके पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। बाकी जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कौन संस्थापक था, कौन अंतिम शासक था, है ना, उनके बारे में क्या क्या चीजें थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, है ना। चलिए देखिएगा, बढ़े आगे। एक तो बहुत देर तक तो लोग लिखे रहा थे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो कह रहा है कि भारत में कार्यबल आबादी, है ना, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है भारत में कार्यबल आबादी में कह रहा है मतलब कितने वर्ष के लोग या कौन से लोग शामिल नहीं होते हैं या नहीं है। तो सभी बच्चों को पता है कि 16 वर्ष के बच्चे शामिल हो सकते हैं, 20 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं, 17 वर्ष के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं हो सकते। तो हमको यहां से एक चीज ये तो पता चल गई कि इसमें जो मेन जो हमको करना है, टिक करना है ऑप्शन, वो कौन सा हो जाएगा, 14 वर्ष के लिए, है ना। जिसके लिए हम लोग एक संविधान में एक अनुच्छेद भी पढ़ते हैं, है ना, अनुच्छेद भी पढ़ते हैं 24, है ना। लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के, क्या लिखा है, 14 वर्ष से कम आयु के, है ना, बालकों को, है ना, कारखानों, है ना, या कह देगा जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो एक यहां से क्वेश्चन आ गया था आपका, ये क्लियर है भैया, ये तो पढ़ चुके हैं संविधान में आप लोग,
आगे बढ़ा जाए। चलो अगला प्रश्न देखो, तो इसका इसमें कौन सा नहीं होगा, 14 वर्ष आप कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना 2021 के अनुसार कह रहा जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य होता है ना। मतलब कुल मिला के जिला आयोग जो होते हैं, जो जिला आयोग है, ये किन चीजों पर शिकायत पर विचार करेगा, मतलब ऐसी शिकायतों पर विचार करेगा जिनकी जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होगा कम से कम, पूछा है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन आप करेंगे 1 करोड़ से अधिक नहीं होगा, 50 लाख से अधिक नहीं होगा, इसमें 50 लाख वाला लगाएंगे आप, ठीक है, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से जोड़ करके पूछा है इसको। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है, कितना मूल्य होगा, 50 लाख से अधिक नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा अगस्त 2022 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। तो सबसे पहले देखो दिया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये करता क्या है पहले ध्यान समझना, ठीक है। देखिए IMF, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल है ना मॉनेटरी फंड, है ना, हिंदी में इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये इसका काम क्या होता है बताओ भाई, इसका काम मेन जो होता है, ये क्या काम करता है, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह क्या करता है भाई, मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ठीक। जबकि देखो यहीं से दूसरा प्रश्न तुमसे पूछेगा बताओ राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण, है ना, कौन करता है भाई, RBI करता है बेटा, है ना, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक नीति का निर्धारण करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है, आपका IMF करता है ना। अब देखो इससे पूछा है पेपर में प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया था बेटे, तो इसका आंसर क्या सही होगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को किया गया था, ठीक है, लिख लीजिएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न पेपर में आते हैं यहां से। आगे बढ़े बेटा, चलिए आगे देखिएगा, अगला पूछा है, देखो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वो भी कहां तक आपसे पूछा है, वो आपसे पूछ लिया मई 2022 तक, है ना, कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो देखो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया भी था कि अगर कभी भी हम लोग बात करते हैं भाग 1 की संविधान की, तो भाग 1 में किसकी बात करता है, वो संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है भाग 1 में, है ना, संघ राज्य क्षेत्र।
इसके स्रोत की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहां से लिया गया, ये कनाडा से लिया गया। इसके लिए अगर अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया हमारे पास तो 1 से 4 तक किया गया। उसी तरीके से भाग 2 की अगर बात करता है तो भाग 2 में क्या है भाई, सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप है यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नागरिकता है ना। इसी तरीके का प्रश्न एक पिछली क्लास में भी आया था, उसको हम लोगों ने शेयर किया था आपके साथ में, ठीक है, बताया था पूरा मैंने। इसके बाद यहां से देखिएगा ये कहां से ली गई है, तो यूके यानी ब्रिटेन से ली गई है ना। यूके ब्रिटेन का मतलब हो गया, यूके का मतलब हो गया यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन से ली गई। इसके लिए हमारे पास जो अनुच्छेद दिया गया वो दिया गया कहां से भाई, 5 से 11 तक दिया गया, ठीक। इसके बाद देखो अगला हम लोगों ने भाग पढ़ा, भाग 3 पढ़ लिया। भाग 3 में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब हो गया मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ लिए। मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद ये कहां से लिए गए हैं, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको हम लोग क्या कह रहे थे, यूएसए, ठीक है भाई। इसके बाद देखो इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 से, है ना, 35 तक है। उसके बाद देखो अगला हम लोग भाग यहां पे पढ़ लेंगे तो भाग 4 आ जाएगा। भाग 4 में क्या है भाई, राज्य के नीति निदेशक तत्व आ जाएगा, ठीक है। ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और आयरलैंड से लिए गए, लिए जाने के बाद में ये कहां से कहां तक है हमारे पास, इनका उल्लेख हमारे पास में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। आप समझिएगा ये सारी चीजें जोड़ी गई। लेकिन इसमें संविधान में क्या कह दिया गया, देखो संघ और राज्य के बारे में भी बता दिया गया, है ना, जो कि कनाडा से लिया गया। उसके बाद में इन्होंने सिटीजनशिप नागरिकता पे भी बता दिया, ठीक है, नागरिकता भी है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार भी है। और इसके बाद में हमको देखो मूल अधिकार भी संविधान ने कुछ प्रदान कर दिए, क्यों भाई। उसके बाद देखो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बता दिया गया कि राज्य का भी आपके प्रति कुछ दायित्व होगा, ठीक। लेकिन सबसे मेन बात यहां पे एक मेन पॉइंट ये बता दी गई कि नहीं, कुछ लोगों का भी तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य होना चाहिए भारत में जो है रह रहे हैं ना। तो इनके लिए भी एक जो मौलिक कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया, इसको तो लिखिएगा, इसके लिए जो जोड़ा गया तो यहां पे जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का जोड़ दिया गया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया भाग 4 का, है ना, भाग 4 के का में। इसमें क्या जोड़ दिया गया भाई, मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य के स्रोत ये किस देश से लिए गए, तो ये यूएसएसआर यानी कि कहां से लिए गए, ये सोवियत संघ रूस से या रूस से लिए गए ये, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ा कब गया, या किसके कहने पर इन्हें जोड़ा गया, तो देखो इसके लिए सरदार, है ना, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें जोड़ा गया, है ना, अनुशंसा पर जोड़ा गया, ठीक। देखो प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, ठीक है, प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और ये जो जोड़े गए तो इसके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अब देखो अगर पूछा है आपसे मई 2022 तक, तो वर्तमान में मई 2022 तक की बात क्या करें, इसी के बाद में, है ना, यहां तक तो हम लोगों ने 10 ही पढ़े थे। उसके बाद देखो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है भाई, 11 है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। अब इन 11 मौलिक कर्तव्य में से जो एक जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य हमारा, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, है ना। और ये क्या बताता है, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कहता है 6 से, है ना, 14 वर्ष के बच्चे को, है ना, शिक्षा दिलाना, है ना, माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का, है ना, कर्तव्य होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग मौलिक अधिकार समझ लेंगे। बाकी देखो टोटल 10 मौलिक अधिकार हैं,
तो इनको चीजों को समझना है, 10 को पूरे जो मौलिक अधिकार है उनको आपको याद भी करने हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, लिखे होंगे ना आप लोगों के पास तो ये सभी। चलो ठीक है, इसमें क्या आंसर टिक करेंगे आप लोग, 11 हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा है कि अगला प्रश्न पूछा है कि रासेश्वर सैकिया वारवायन, है ना, किस नृत्य से संबंधित है ना। तो देखो यहां पे कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, भरतनाट्यम, है ना। तो ये जो रासेश्वर सैकिया है, ये इनका जो संबंध है वो सत्रिया नृत्य से है। किससे? सत्रिया से। बाकी सत्रिया आप जानते ही हैं, ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भारत के एक है, और ये कहां का है? ये असम का है, ठीक है। ये असम का शास्त्रीय। कुचिपुड़ी कहां का है भाई? आंध्र प्रदेश का है ना। कुचिपुड़ी जैसे करते हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना, इस तरीके के। ओडिसी की अगर हम लोग बात करें तो ये ओडिशा का है ना, ओडिशा का है। और इसके बाद भरतनाट्यम की बात करें तो कहां का है? तमिलनाडु का, तमिल, है ना, नाडु का है। तमिलनाडु का है। और ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ये, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है ना। तो ये हो गए। अब 4 तो ये हो गए। 4 के बाद देखिएगा, यहां से एक हम लोग पढ़ लेते हैं कथकली। क्यों भाई? कथकली, कथकली कहां का है? केरल का है। इसके अलावा एक और केरल का ही है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहां का है? ये भी केरल का ही है। इसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी कहां का है भाई? मणिपुर का है ना, मणिपुर का है। अब मणिपुरी से झावेरी मैंने बहुत पूछता है, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट कौन बचा भाई? कथक बचा। कथक कहां का है? उत्तर भारत का है, उत्तर भारत या यूपी कह सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सत्रिया नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत उपलब्ध है ना, गैर पारंपरिक। और देखो 2 तरीके के होते हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना, और एक कैसे स्रोत है आपके पास? गैर पारंपरिक हैं। तो गैर पारंपरिक में जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे हम लोगों को क्या मिलता है? ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवनों से बनती है, सौर ऊर्जा, है ना। केवल सौर ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है, केवल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी नहीं होगा, केवल ज्वारीय ऊर्जा भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ये गैर परंपरागत ऊर्जा, मतलब जो गैर परंपरागत का मतलब ये होता है, ये हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। कैसे प्राप्त है हमको? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त। ये प्रश्न कई बार इस तरीके का एग्जाम में आ चुका है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट क्या, क्वेश्चन में आए, पेपर में आए हुए हैं, तो सभी के सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट ही हैं, ये जो भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो भाई, अगला देखिएगा, बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। अगला कह रहा है कौन बांग्लादेश के, है ना, बांग्लादेश में पूछ लिया ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं, है ना। तो किसने कह रहा है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी भाई? मोहम्मद यूनुस ने की थी, ठीक, मोहम्मद यूनुस ने की थी। भारत में अगर ग्रामीण बैंकों की स्थापना की बात आती है तो 1975 से भारत में स्थापना इसकी हुई थी, है ना, भारत में। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, आगे देखिएगा। अगला देखिए, कह रहा सिरके में मौजूद एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे क्या पूछ लिया है, सिरके में मौजूद एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो नाइट्रिक एसिड क्या होता है भाई, HNO3 होता है ना। इसके बाद देखिएगा एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड, ये चींटियों में पाया जाता है ना, ये चींटियों में पाया जाता है ना। मैलोनिक एसिड है ना, ये सब्जियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ये सब्जियों में पाया जाता है, जैसे चुकंदर वगैरह हो गया है ना, जैसे जैसे वो मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, अब देखो यहां से जो मैलोनिक एसिड होता है वो सब्जियों में पाया जाता है, खासकर जैसे चुकंदर होता है। ये जो मैलिक अम्ल की बात कर रहे हैं आप लोग, ये मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो सेब में पाया जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो एसिटिक अम्ल जो होता है ना वो सिरके में पाया जाता है। ठीक है भाई, सिरके में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा वो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यहां से जैसे आपसे पूछ लेगा इमली में है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है भाई, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया भाई, क्यों, चलो देखो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्म मौसम का है ना, क्या पूछा आपसे, गर्म मौसम का स्थानीय मानसून तूफानों का भी मौसम होता है ना, स्थानीय मानसून तूफानों का भी मौसम होता है, जो हिंसक हवाओं, मूसलाधार बारिश और अक्सर ओलावृष्टि के साथ जुड़ा होता है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है ना। तो देखो ये प्रश्न यूपी पुलिस के भी पेपर में आया था और भी बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा गया यहां से ये। ठीक है, तो जो पश्चिम बंगाल की बेसिकली बात कर रहा है, पश्चिम बंगाल में इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, काल बैसाखी के नाम जानते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एक प्रश्न बताया था कि उत्तर भारत में है ना, ये भी प्रश्न काफी आता है, चलने वाली है ना गर्म हवाओं को क्या कहते हैं भाई, ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा। गर्म हवाओं को लू कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसको, लू कहते हैं। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो तूफान आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल बैसाखी। बाकी ये भी सब उन्हीं के तूफानों के ही प्रकार हैं, टाइप हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो कह रहा है कि भारत के जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी, है ना। तो किस समय यात्रा शुरू की थी, तो देखिएगा ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो उसके लिए जो किश्तवाड़ा की जो शुरू की थी यात्रा, वो तो कौन थे भाई, गुलाम नबी आजाद थे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। भारत के जम्मू कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी, गुलाम नबी आजाद। यह प्रश्न आपका हो सकता है, अगर पुराना करंट अफेयर पूछेगा तो फिर से पूछ सकता है ना, दोबारा भी पूछ सकता है। नहीं तो उसी समय जब पेपर हुआ था ना आपका 2023 में, 2022 में एक क्वेश्चन आया था करंट का ही। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो कह रहा है इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य, क्या पूछा है, सकल मूल्य है ना, वर्धित मूल्य का योग होता है ना। तो पूछा ये किसका योग होता है, ये आपसे पूछ लिया है ना। तो ये बेटा होता है जीडीपी का। किसका योग होता है, ये जीडीपी का योग होता है। जीडीपी का फर्पा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दक्षिण एशियाई खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो पूछा पहली बार कब आयोजित किए गए थे। कोई बता सकता है भाई? 1990, 1988, 1985, 1984? चलो बताओ भाई। नोट करिए इसको जल्दी से। पहले दक्षिण एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? दक्षिण एशियाई खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? चलिए नोट हो गया भाई। चलिए बताइए इसको, कब आयोजित किए गए थे दक्षिण एशियाई खेल। अच्छा ये भी बताइएगा कहां पर आयोजित किए गए थे ये, है ना। तो देखो ये पहले आयोजित किए गए थे 1984 में। कहां आयोजित होते हैं ये? नेपाल काठमांडू में, लिख लीजिएगा, नेपाल काठमांडू में आयोजित हुए थे। बढ़े आगे भाई। आगे देखो, कह रहा है कह रहा त्रिशूर पूरम उत्सव, है ना। कह रहा किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? तो त्रिशूर पूरम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, त्रिशूर पूरम कहां मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। और भी त्योहार होते हैं, केरल में बड़ा एक अच्छा त्योहार है विशु। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विशु त्योहार कहां का है ना। जैसे केरला का एक त्योहार और पूछा जाता है, ओणम कहां मनाते हैं, है ना। ओणम ये वो है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ओणम हो गया, विशु हो गया, ये भी सब केरल के हैं। त्रिशूर पूरम भी केरल का है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन स्पीड में नोट करते रहिए भैया। ठीक है, चलिए। कह रहा विटामिन सी एक है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है ना। विटामिन सी एक है, कह रहा है आपसे पूछा है कि विटामिन सी कैसा है? एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है, एंटीजन है और एंटीवायरस है ना। तो पहली बात तो कोई भी विटामिन ऐसी है नहीं जो एंटीवायरस हो, है ना, और एंटीजन भी नहीं हो सकती है ना। इन्हीं दो में से एक ऑप्शन हमारे पास आता है। तो देखिएगा विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। ठीक है, जबकि यहां से देखिएगा जो विटामिन ए है वो एंटीबायोटिक होती है। विटामिन ए कैसी होती है आपकी? एंटीबायोटिक होती है। और विटामिन जो सी है वो कैसी विटामिन है आपकी? वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक है, और विटामिन जो सी है इसका रासायनिक नाम भी पेपर में पूछ लेता है। रासायनिक नाम क्या है भाई इसका? एस्कार्बिक एसिड, है ना, एसिड। और इसके बाद इससे रोग कौन सा होता है? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनॉल, रेटिनॉल, है ना। इससे क्या होता है? रतौंधी होता है ना। तो देखो यहीं से यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि विटामिन ए किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एस्कार्बिक एसिड किस में प्रचुर, यानी विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो आंवला में पाया जाता है। आंवला एक ऐसा फल है जिसको उबालने पर, है ना, उबालने पर इसका विटामिन नष्ट नहीं होता, विटामिन नष्ट नहीं होता। ठीक है, देखो आंवले को जब हम उबालते हैं तो उसका विटामिन नष्ट नहीं होता। जैसे देखिएगा विटामिनों को अध्ययन के आधार पर हम लोगों ने दो तरीके से बांटा है, समझना। एक हम लोगों ने बांटा W बराबर BC। क्या बांटा? W बराबर BC। W का मतलब यहां हो गया वाटर, वाटर का मतलब पानी। पानी में घुलनशील जो विटामिन है, देखो विटामिन बी का मतलब हो गया यहां पर बी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अकॉर्डिंग टू कौन कौन सी विटामिन आती है? देखो B1, B2,
B3, है ना, और इसके बाद आता है यहां से B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग टू ये प्रमुख रूप से 7-8 विटामिन है ये जो है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां से क्या आ जाता है, विटामिन सी आ जाता है। ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, क्यों भाई, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है, आंवला है। अब देखो यहां पे कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, ए, डी, ई, के, है ना, ये विटामिन है। तो यहां से देखो इसका मैंने रासायनिक नाम आपको बताया रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसका आपको बताया मैंने क्या है, कैल्सीफेरॉल, 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 है ना, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, सूखा रोग होता है, जिसको हम लोग दूसरा एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं, रिकेट्स भी होता है ना। इसके बाद देखिएगा विटामिन ई, क्या नाम है भाई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। इसकी कमी हो जाएगी, क्या होगा आपको, नपुंसकता होगी, है ना, नपुंसकता या बांझपन हो जाएगा महिलाओं पुरुषों दोनों में। ठीक है, इसके बाद देखो के क्या है, फ्लुक्विनोन, है ना, फ्लुक्विनोन, है ना। ये क्या करती है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ठीक है, ये रक्त का थक्का जमाती है। इसके बाद देखो विटामिन B1 का नाम क्या है भाई, बताओ भाई, थायमीन। विटामिन B2 का बताओ भाई, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B3 का, है ना, नियासिन या निकोटिनिक। अभी आपका आरपीएफ का पेपर हुआ था तो उस पर पूछा था, बताओ पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपको, पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B5 क्या नाम इसका है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का बताओ भाई, पेंटाथोनिक अम्ल, इसका पायरिडॉक्सिन इसका नाम है ना। अरे तो पूरा ही क्लीन हो गया यार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाद में समझिएगा उसको। ठीक है, तो देखो कह रहा है शतरंज के वर्गों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, बताओ भाई। शतरंज के में वर्गों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो उसमें जो होती हैं 36 पंक्तियां उनको क्या कहा जाता है भाई, रैंक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, रैंक कहते हैं इसको। और अगर शतरंज की बात करें तो शतरंज में टोटल जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 64 वर्ग होते हैं। 64 वर्ग होते हैं। 64 वर्गों में से जो 32 वर्ग होते हैं वो सफेद होते हैं, है ना, और 32 जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, काले होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, पूछा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में, है ना, पूछा है निम्नलिखित में किसे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जा सकता है, किसको माना जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी का। देखो अगर वैसे हम लोग बात करते तो सूरत हो सकता था हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन बात क्या कह दी है, सूचना, है ना, या प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र की बात कर दी है, तो आईटी में प्रमुख केंद्र कौन सा है, बेंगलुरु है। ठीक है, देखो बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु को साइंस सिटी भी कहा जाता है, आपको पता भी होगा, है ना, साइंस सिटी कहते हैं, है ना, हाईटेक सिटी भी कहते हैं, क्यों भाई, हाईटेक सिटी भी कहते हैं इसको। ठीक, बाकी कर्नाटका की राजधानी भी है ना। और इसके बाद में इसमें जो बात करते हैं हम लोग बेंगलुरु की, अगर हम लोग बात करते हैं तो बेंगलुरु में ही आपका क्या है भाई, इसरो है ना, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को की गई।
नोट कर लीजिए इससे। आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, कह रहा है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। कौन सा है भाई? गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में उस समय किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है ना। तो रबी की फसल कब होती है भाई? देखो, भारत में फसलों के चक्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो आपका हो गया रबी की फसलें हो गई, है ना, रबी की फसल हो गई। दूसरा आपका हो गया खरीफ की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, है ना। तीसरा आपका हो गया जायद की फसल हो गई, है ना। अगर हम लोग बेसिकली वैसे देखें, मानसून के स्तर पर देखें तो यह सर्दी में होती है ना। ये देखें तो ये मैंने गर्मी के मौसम में होती है ना। और इसकी अगर बात करें तो ये बरसात के मौसम में होती है ना, बरसात के मौसम में होती है। तो ये 3 तरीके से जो फसलों का चक्र है वो मेन तरीके से होता है, ठीक है। तो इसमें से बताइएगा, जो रबी की फसल पूछा वो क्या पूछा आपसे? सर्दी, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसका आंसर? सर्दी लगा देंगे। रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है ना, गिरडा लोक नृत्य। चलिए बताओ भाई। नहीं भाई, गिरडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में उस समय किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। ठीक है। तो देखो, मेन चीज क्या है ना, यहां से मेन चीज आपसे उत्सव पूछा है, कटाई के लिए तैयार होती है, वो भी एमपी वाले एरिया पे की बात कर रहे हैं ना। तो वहां पे फसलें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती हैं, जिसके कारण हम लोग क्या लगाते हैं, गिरडा जो लोक नृत्य है ना, ये मेन सर्दियों के टाइम पे ही किया जाता है। मतलब ये समझो 14 जनवरी या लगभग 15 जनवरी के समथिंग में मनाया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? सर्दी लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के जीएस के 20 क्वेश्चन थे जो कि पूरे क्लियर हो गए, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा।